हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी शाइन ऑन मी के एपिसोड नंबर 4 के हिंदी एक्सप्लेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नी शिगवान और जांगशु दोनों ही पीछे छूट जाते हैं, उनकी बस चले जाती है। तो जांगशु को येरॉन की कॉल आती है और वह उससे टैक्सी लेकर वापस हॉस्टल आने के लिए कहती है। पर जांगशु उसे कहता है कि वो और नी शिगवान साथ में है तो वो आ जाएंगे, और उसके बाद वो कॉल रख देता है क्योंकि ये दोनों के पास में कैश बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ कुछ चिल्लर होती है, जिसकी वजह से ये दोनों टैक्सी भी नहीं ले पाते हैं और मजबूरन दोनों को पैदल चल के अपने हॉस्टल की तरफ वापस जाना रहता है। और जांगसू जो होता है वो नी शिगवान को खुद कहता है कि चलो अब हम धीरे धीरे पैदल चलते हैं। तो नी शिगवान काफी कोल्ड बिहेव से कहती है कि तुम चलो, मैं धीरे धीरे आती हूँ। उसके बाद नी शिगवान जो होती है वो जांगसू से कहती है कि येरॉन को काफी बुरा लग रहा होगा ना, हम साथ है। तो वह कहता है इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। उसके बाद वह मन ही मन चीजें कहती है खुद से कि तुम हर एक चीज का बदला चुकाना चाहते हो क्योंकि मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हो, पर मैंने भी तुम्हारा दिया हुआ थीसिस मटेरियल यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने येरॉन की तरफ से मुझे अपॉलॉजी सेंड की थी वो मैंने एक्सेप्ट नहीं की है। फिर जांगशु जो होता है वो अपनी बात स्टार्ट करता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरा दिया हुआ थीसिस का मटेरियल यूज क्यों नहीं किया। तो फिर वह उसे एक कोल्ड बिहेवियर में जवाब देती है, इग्नोर करते हुए कि उसमें वो बात नहीं थी कि जो मुझे अपने थीसिस में चाहिए थी, इसलिए मैंने उस मटेरियल का यूज नहीं किया। उसके बाद में जांगशु तो उससे बात कुछ और ही करना चाहता था, पर वो कहीं ना कहीं जांगशु की बातें सुन के गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगती है उससे कि तुम मुझे समझते क्या हो, क्या मैं एक बिगड़ी हुई अमीरजादी हूँ जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है। हाँ, मैं बिगड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं जिंदगी तुम्हारी तरह से नहीं जीती हूँ, मैंने लाइफ में कोई बड़ा मिशन नहीं रखा है। हाँ, मैं तुम्हारी तरह टॉपर नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। बस जो लम्हे मेरे सामने है मैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जांगशु जो होता है उसे कहीं ना कहीं सॉरी कहता है और कहता है कि उसे उसकी गलतियों के लिए काफी अफसोस है। पर वह उस टाइम की बात कर रहा होता है जब नी शिगवान ने उसे प्रपोज किया था। वो कहीं ना कहीं नी शिगवान को नोटिस कर लेता है कि उसने हाई हील्स पहनी है और उसको चलने में काफी तकलीफ हो रही है। तो वो उसे कहता है कि ये फैशन के नाम पर हील्स पहनना बंद करो। तो जो नी शिगवान होती है वो अपने मन में सोचती है कि येरॉन ने भी तो हील्स पहनी थी, पर इसने उसे तो कुछ नहीं कहा। और कहीं ना कहीं वो जांगशु की बातों को एक गलत वे में लेती है और उसे ये लगता है कि हाँ, इसने मुझसे सॉरी इसलिए कहा और माफी भी इसलिए मांगी क्योंकि इसे काफी अफसोस है कि इसने येरॉन को अभी तक प्रपोज नहीं किया है। फिर वह उससे कहती है कि कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली गई है फ्यूचर में फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो जो जांगशु होता है उसे ये लगता है कि नी शिगवान उसे एक मैसेज दे रही है कि हम फ्यूचर में साथ रह सकते हैं। पर नी शिगवान जो होती है वो मन ही मन उससे कहने लगती है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं अपनी अंदर तुम्हारे लिए जितनी भी फीलिंग्स थी आज उन्हें सारी डिस्ट्रॉय करती हूँ। तो यही सब बात करते करते फिर दोनों यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे। तो जांगशु बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल के सामने छोड़ देता हूँ, लेकिन नी शिगवान फिर से गलत सोचने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि हाँ, ये येरॉन को देखना चाहता है इसलिए ये मुझे छोड़ने की बात कह रहा है। और वह अंदर चले जाती है, लेकिन जाने से पहले आखिरी बात वह उससे कुछ ऐसी बातें कह जाती है जो उसने 4 साल में कभी नहीं कही थी। वह उससे कहती है कि तुम शॉर्ट हेयर में और व्हाइट कलर में बहुत अच्छे लगते हो। और फिर उसके बाद टेरेस पर खड़े होकर उसे आवाज देकर उसे बाय कहने लगती है और हाथ हिलाकर उसे बाय कहती है और काफी अच्छे से स्माइल करती है। तो जांगशु को लगता है कि यह मुझे बाय कर रही है और कहीं ना कहीं काफी इमोशनल है, तो यह मुझे आज भी पसंद करती है। पर नी शिगवान उसे हमेशा के लिए बाय कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उसने ठान लिया था कि अब वो उसकी सारी यादों को हमेशा के लिए भुला देगी। और इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और नी शिगवान काफी उदास थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कॉलेज के दोस्त उससे बिछड़ चुके थे। पर ऐसे में उसके पास में उसका प्यारा भाई लुई था जो उससे कहता है कि तुमने ग्रेजुएशन पास कर लिया और मैंने भी अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो चलो हम घूम कर आते हैं। तो वे दोनों यूरोप टूर पर चले जाते हैं कि उन दोनों की आपस में काफी अच्छी बनती थी। इवन नी शिगवान और उसके जो ब्रदर था वो दोनों की बॉन्डिंग बहुत प्यारी थी। कहीं ना कहीं वो जब भी उदास होती तो वो उसे हंसाते रहता था, उससे झगड़ते रहता था, उसकी टांगे खींचते रहता था। और वे दोनों यूरोप में जाके काफी एंजॉय करते हैं, सेल्फी लेते हैं, वो उसकी बहुत अच्छी अच्छी सेल्फी क्लिक करते रहते हैं। इवन वो लोग वैसे तो उसके कॉलेज की वजह से गए थे क्योंकि लुई को अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना था स्टडी के लिए, तो इसी वजह से वे लोग वहाँ घूम फिर भी लेते हैं। 2 महीने यूरोप में
में रहने के बाद, यूरोप में मजे करने के बाद वे दोनों चाइना वापस लौट आते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सोचा था कि एंजॉय करके आ रही होगी, पर तुम तो मोटी हो गई हो। ऐसा नी शिगवान की मॉम कहती है। उसकी मॉम उससे ये भी कहती है कि तुम तो मुझे काफी दुबली पतली सी लग रही हो। एक्चुअली में यूरोप का जो खाना रहता है वो नी शिगवान को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो चाइना का खाना ज्यादा पसंद करती है। फिर वह उसके मॉम को फ्यूचर की बातें बताती है कि उसे एक अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली है और वह न कहीं उस कंपनी में अब ज्वाइन करने वाली है। पर नी शिगवान के जो डैड थे वो चाहते थे कि वो अपने डैड की कंपनी ज्वाइन करे, और इस सिलसिले में उसके डैड उससे मीटिंग भी करना चाहते थे। पर ये दोनों की मीटिंग हो उसके पहले ही उसकी मॉम से एक गुड न्यूज देती है कि जो शेंजन कंपनी है जहाँ पे नी शिगवान इंटरव्यू देकर आई थी और जहाँ वह ज्वाइनिंग लेने वाली है, एक्चुअली में वहाँ पर 49% शेयर उसके अपने डैड के ही है। उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब वह वहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। उसके बाद वह अपने डैड से मिलने जाती है, तो उसके डैड उसे बहुत ही प्यार से बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे। पर जो नी शिगवान का बिहेवियर होता है वो काफी कोल्ड होता है, काफी ठंडा होता है। वो मतलब अपने डैड से ज्यादा बात नहीं करती है, और उसके डैड उससे काफी प्यार करते थे। तो वह उससे कहते हैं तुम मुझे बिना बताए, मुझसे बिना मिले यूरोप चले गई और अब आई हो, मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आई हो। तो वह अपने डैड को नीचे से उठाकर एक गिफ्ट दे देती है, पर उसके डैड को अच्छा फील नहीं होता है और वह बार बार उससे यही कहते हैं कि आओ और अपनी कंपनी संभालो। पर लेकिन लगता है कि वह अपने मॉम और डैड के डाइवोर्स की वजह से वह अपने डैड की तरफ उतना प्यार नहीं दिखाती है जितना वह अपनी मॉम पर दिखाती है। फिर वह अपने डैड से कहती है कि वह जो आंटी है और वह कितने साल जीने वाली है, जिसके वजह से आपने मेरी मॉम से डाइवोर्स लिया था। आपने तो कहा था कि वह कुछ ही टाइम में मरने वाली है, उसके पास थोड़े ही दिन बचे हैं। क्या उस आंटी के पास अनलिमिटेड रिफिल है लाइफ का? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। पर डैड उससे कहने लगते हैं कि बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, और तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, और मैं और वह तुम्हारी आंटी हम दोनों बस जस्ट आ फ्रेंड हैं। उसके डैड उससे काफी इमोशनल बातें करते हुए कहते हैं कि तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करता था, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम मेरी कंपनी का बोझ नहीं उठाओगी? क्या तुम मेरी कंपनी को नहीं संभालना चाहोगी? क्योंकि मेरे बाद तो यह सब कुछ तुम्हारा ही होना है। तो वह अपने ठंडे दिमाग से सोचती है और अपनी मॉम से सलाह मशवरा करती है। घर आकर वो सबसे पहले अपनी मॉम से इसी विषय में बात करती है और वह अपने डैड की सारी बातें बताती है। वह हमेशा अपने डैड से ज्यादा अपनी मॉम की बातें सुना करती थी। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई हो कि अपने डैड के साथ जाकर बिजनेस कर सको। मुझे लगता है कि काम कम और तुम उनसे लड़ाई ज्यादा किया करोगी, इसलिए 2-4 साल तुम कहीं और जॉब करो। जब तुम काफी मैच्योर हो जाओगी तो तुम अपना बिजनेस खुद संभालने लगोगी। और फिर फाइनली वह अपनी मॉम की बात मानकर शेंगेन कंपनी को ही ज्वाइन करने का फैसला करती है। लेकिन वह उनकी जो शंघाई में ब्रांच थी वह उसे नहीं ज्वाइन करती है। जो ज्वांगशू के ऑफिस के सामने है वह उसे नहीं ज्वाइन करती है, बल्कि वह उनका एक प्लांट जो कि फैक्ट्री के पास में था वह वो वाली ब्रांच ज्वाइन करने का फैसला करती है। एक्चुअल में जो मेन कंपनी थी शेंगेन कंपनी वो ज्वांगशू के ऑफिस के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में थी, तो वो वहाँ ज्वाइन नहीं करती है। वो उनकी एक फैक्ट्री के पास वाली ब्रांच ज्वाइन करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ज्वांगशू का दिखाया जाता है कि वह अपने बैंक की तरफ से एक बार चैनियन कंपनी के साथ मीटिंग करने जाता है। तो वहाँ पे उसे लिन युन सेन मिलता है, मीन्स जो हमारा मेन कैरेक्टर है लिन, वह उसे मिलता है। लिन जो होता है उसे बहाने से पूछने लगता है कि एक दफा तुम अपनी एक किसी क्लासमेट का रिज्यूम सबमिट करने आए थे, तो उसने वहाँ पर जॉब ज्वाइन की या नहीं की। पर ज्वांगशू जो होता है वह उसे बताता है कि वह जॉब नहीं ज्वाइन करेगी क्योंकि वह अब अब्रॉड चले गई है। एक्चुअली ज्वांगशू जो होता है वह एक बार जब नी शिगवान यूरोप गई थी तो वह उसके घर जाता है किसी काम से, तब वो वहाँ उसे पता चलता है एक मेट से कि वह यूरोप गई है। तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नी शिगवान शायद स्टडीज के लिए यूरोप चले गई है। पर जो लिन होता है वह अपनी क्रश के बारे में जानने के लिए काफी बेताब होता है, इसलिए वह ज्वांगशू से यह सारी चीजों के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नी शिगवान जो होती है वह दूसरे शहर चले जाती है और वह फैक्ट्री वाली जो कंपनी थी टेनयांग कंपनी, तो वह उसे ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर उनकी काफी बड़ी फैक्ट्री थी जिसके साथ ही उन्होंने एक हॉस्टल भी रखा हुआ था और वहाँ उनके एम्प्लॉयज स्टे करते थे जहाँ पर वह ज्वाइन करती है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वह उस कंपनी में रहकर काफी कुछ सीख सकती है और हॉस्टल होने की वजह से उसे वहाँ सेम वही वाइब्स आ रही थी जैसे उसे कॉलेज टाइम के हॉस्टल में आया करती थी।
थी। वहाँ वह अपनी रूममेट से मिलती है। उसकी रूममेट उसे काफी चिल लगती है, काफी फन टाइप की लगती है। उन दोनों के साथ उसकी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रहती है और कहीं ना कहीं वे सब आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। वेल उसकी फ्रेंड उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम अपना वेट चेक कर लो, मैं तुम्हें इतना बता दूं कि 1 महीने में तुम 1 किलो वजन अपना जरूर बढ़ा लोगी, क्योंकि यहाँ का कैफेरिया मैजिकल है। वेल अब वो कैफेरिया में खाना भी खाने लगती है और सारा दिन नी शिगवान काम में बिजी रहती है, पर उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। जब वह अपना वेट चेक करती है तो 1 नहीं बल्कि 3 केजी उसका वेट बढ़ चुका था। उसका वेट देखने के बाद वह चिल्ला उठती है, क्योंकि उसे पता चलता है फिर कि कैफेटेरिया का जो मैजिकल खाना था वह इसलिए मैजिकल कहलाता था क्योंकि वह इतना बुरा था कि ये लोग या तो बाहर से स्नैक्स पकड़ लेते थे या तो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, यह सारी चीजें खाने लगते थे, जिसकी वजह से उसका वेट काफी बढ़ गया था। वो लोग बैठकर बातें करते हैं कि एक तो काम का इतना ज्यादा बर्डन, ऊपर से यहाँ का खाना इतना बुरा, यहाँ पे तो गुड लुकिंग कलीग्स भी देखने नहीं मिलते हैं, ना ही हैंडसम लड़के जैसे यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलते थे। इतने में एक और कलीग्स भी उनके पास आकर बाजू में बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। हमारी इस ब्रांच में एक बहुत ही हैंडसम बॉय आने वाला है जो पहले मैनेजर हुआ करता था और अब हेडक्वार्टर में आकर वह तुम्हारी ब्रांच का हेड बनने वाला है। और वह एक्सट्रीमली बहुत ही हैंडसम है। पहले तो वह एक सर्जन हुआ करता था और फिर उसके बाद में पता नहीं क्यों उसने मेडिकल फील्ड छोड़ दी और अब वह बहुत सालों से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। अब जिंची तो बस यही सपने सजाने लगती है कि चलो कोई तो अच्छी शक्ल देखने को उन्हें मिलने वाली है, पर जो नी शिगवान होती है वो थोड़ी फनी टाइप की होती है। तो वह कहती है कि मुझे तो लगता है कि अब तक वह काफी बूढ़ा हो चुका होगा। देखो पहले वह मेडिकल में पढ़ा, उसके बाद वह सर्जन बना, कितने साल हो चुके हैं उसे यह काम छोड़े, उसके बाद अब उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। खुद ही अंदाजा लगाओ वह कितना भी हैंडसम क्यों ना हो पर वह बूढ़ा हो चुका होगा। सोचो इस विषय में। वेल इन लोगों की यह सारी बातें चलते रहती हैं। एक दिन वह शाम को हॉस्टल में बैठी हुई अपना एक फेवरेट ड्रामा देख रही थी, लेकिन उस समय हॉस्टल का जो इंटरनेट होता है वह चला जाता है और उसकी स्पीड भी उतनी अच्छी नहीं थी। पर नी शिगवान जो होती है उसे वह ड्रामा अभी ही देखना था। वह ड्रामा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर देखती है और जो नेक्स्ट एपिसोड होता है उसे डाउनलोड करना भूल जाती है। और फिर उन लोग बैट लगाते हैं कि जो भी हारेगा वह ब्रांच जाके ऑफिस से एपिसोड्स को डाउनलोड करके लेके आएगा। जो नी शिगवान होती है वह बैट हार जाती है और उसे ब्रांच जाकर एपिसोड डाउनलोड करना पड़ता है। अब वह ऑफिस के लिए निकल जाती है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी तो ऑफिस में कोई नहीं था। फिर वह अपना जो एंट्री के लिए जो उसके पास में उसे एंट्री कार्ड मिला था वह यूज करती है और ऑफिस के अंदर जाकर इंटरनेट को कनेक्ट करती है। वो एपिसोड को डाउनलोड में लगा देती है, पर इतने में ही वायर्स का कुछ इशू हो जाता है तो वह टेबल के नीचे बैठकर वायर्स ठीक करने लगती है और उतने में एंट्री होती है लिन की और वह वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है और वह डेस्क के नीचे बिल्कुल एक चोर की तरह सारे वायर्स ठीक कर रही होती है। और जैसे ही वह डेस्क से बाहर आती है और अपने सामने लिन को देखती है और वह कहीं ना कहीं वायर में उलझी हुई रहती है तो वो वायर्स निकालती है, अपने बाल ठीक करती है और लिन को देखकर वह उस पर ही रौब झाड़ने लगती है। इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हम एपिसोड 5 के साथ। टेक केयर, बाय।